नमस्कार दोस्तों, मैं तनिष्क खंडेलवाल। आज हमारे आर्सेनिक यात्रा के तीसरे पॉडकास्ट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं पॉडकास्ट शुरू करने से पहले कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा, क्योंकि पानी की कहानी सिर्फ विज्ञान नहीं है, ये एक एहसास भी है। तो पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। जमीन के सीने में पानी जीवन का एक आधार है, पर किसी ने न देखा उसमें छुपा एक कड़वा इशारा है। हाथों में लिए थे हम नल, कुएं, हैंडपंप की आस, पर बूंद-बूंद में घुला जहर बना हमारी सांस। नदी ने दिया था जीवन, धरती ने दिया था साथ, आज वही पानी कह रहा है, कब लोगे मेरे हालात का हिसाब। तो मैं इस पॉडकास्ट को चालू करता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले एपिसोड में हमने ये जाना था कि भूजल क्या होता है और आर्सेनिक भूजल में कैसे आता है। साथ ही साथ सेकंड एपिसोड में हमने ये जाना था कि बिहार में आर्सेनिक से कौन-कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही है। तो आज हम इस पॉडकास्ट में ये बात करेंगे कि बिहार में आर्सेनिक की मौजूदा स्थिति क्या है और हाल ही में CWGB की रिपोर्ट जो आई है उसमें उसकी चर्चा करेंगे। तो हम स्वागत करते हैं डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता सर का, जो कि जल विशेषज्ञ IIT दिल्ली से हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सभी लोगों को। सर, मैंने सुना है कि बिहार में आर्सेनिक की बहुत चर्चाएं हैं। तो जो अभी CGWB यानी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की जो रिपोर्ट आई है 2025 की, उसमें सिर्फ 2 से 3 हॉटस्पॉट दिखाए गए आर्सेनिक के, जो कि इस समस्या में पहले बोलते थे कि आर्सेनिक की समस्या बहुत व्यापक है बिहार में। तो आपका क्या कहना है इस विषय में? या धन्यवाद तनिष फॉर सच ए नाइस क्वेश्चन। ये वाकई बहुत ही आश्चर्य भरा रिपोर्ट रहा है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के जो 2025 में रिपोर्ट जारी हुआ है, वो बेसिकली 2024 के अध्ययन के आधार पे हुआ है। और उसमें जो हमारा चंपारण का एरिया है, वहां पे मोतिहारी में और कुछ ऐसे क्षेत्रों में आर्सेनिक को हॉट स्पॉट्स के रूप में दिखाया गया है। मैं थोड़ा सा इस रिपोर्ट से बहुत हद तक रिसर्च वर्क जो होते हैं बिहार के भूजल में, उससे बहुत ज्यादा कोरिलेट नहीं कर पा रहा था। हो सकता है कि CGWB का एक मापदंड जो है, वो मापदंड रिसर्च के जो हाई रेजोल्यूशन सैम्पलिंग्स होते हैं उसके आधार पे अलग हो, जो कि लाजमी है। CGWB ने कुछ सैंपल्स लिए हैं और उनके आधार पे किया गया है ये सारी चीजें। लेकिन यह बहुत ही कह सकते हैं कि एक पूर्णतः सही दर्शाने वाला रिपोर्ट नहीं है, खास करके बिहार के प्रपक्ष में। बिहार में मैं फिर से लास्ट के 2 एपिसोड में भी बताया हूं कि जैसे बक्सर है, जो कि गंगा जैसे ही बिहार में इंटर करती है, तो बक्सर जिला है। फिर आप जैसे पटना आते हैं, पटना का मनेर क्षेत्र है, वैशाली है, समस्तीपुर है। ऐसे क्षेत्र आर्सेनिक के मुख्य प्रभावित क्षेत्र है। अनफॉर्चुनेटली ये क्षेत्र आर्सेनिक प्रभावित हैं, बट CGB सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की जो रिपोर्ट है, इसमें इस क्षेत्र में आर्सेनिक की कोई बातचीत नहीं की गई है। ये थोड़ा सा जो है वो प्रश्न चिन्ह लगाती है उनके रिपोर्ट पे भी। सर, लेकिन हमने रिपोर्ट में ये भी देखा है कि जो उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात में काफी हॉटस्पॉट दिखाए गए हैं, लेकिन वो बिहार में नहीं दिखाए गए। तो इस अंतर को कैसे देखते हैं? हाँ, ये इसमें आपको समझना होगा कि बिहार में आर्सेनिक के पर्सपेक्टिव में हॉट स्पॉट्स दिखाए गए हैं। बिहार में ग्राउंड वाटर में यूरेनियम नंबर ऑफ सैंपल्स, जो एक लिमिट यूरेनियम की जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए ग्राउंड वाटर में 30 ppb, वो उस लिमिट से ऊपर कंसंट्रेशन नहीं है। इसलिए बिहार में आप देखेंगे कि कोई भी हॉट स्पॉट्स यूरेनियम का दिखाया नहीं गया है। वो ज्यादातर कर्नाटका में आपको दिखाया जाता है। ज्यादा आप देखेंगे तो आप पंजाब के रीजन में, वो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट में भी है। अब दूसरी तरफ ले लीजिए, जो नाइट्रेट का केस दिखाया गया है या फ्लोराइड का केस दिखाया गया, वो एरिड रीजन है जो गुजरात का, सेमी एरिड रीजन है। आप देख लें राजस्थान के कुछ क्षेत्र है वहां। लेकिन रिलेटिवली बिहार बहुत ही सेफ मोड में है। तो मैं ये कहूंगा कि हाँ, बिहार में उतने हॉट स्पॉट्स नहीं है, ये सही है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट में अगर बिहार में उतने हॉट स्पॉट्स यूरेनियम के नहीं है, नाइट्रेट के नहीं है, फ्लोराइड के नहीं है, तो यह सत्य है। लेकिन अगर आप आर्सेनिक की बात करेंगे तो आर्सेनिक में
थोड़ा सा बिहार में और लोकेशंस होने चाहिए थे, क्योंकि रिसर्च डेटा कहीं ना कहीं बिहार में आर्सेनिक को ज्यादा हाईलाइट करता है। जी। तो सर, जैसा कि मैं बिहार के बहुत लोगों से भी मिलता हूँ, तो उनके मन में बड़ा सवाल है कि गहरे बोरवेल करने पे सुरक्षित पानी मिलेगा। जैसे जो उथला जलभृत है उस पे तो समस्या है ही सही, लेकिन जो गहरा गहरा जलभृत है उस पे भी समस्या है। नहीं, ऐसा ये कह सकते हैं कि अवधारणा है, और यही अवधारणा के कारण जल जीवन मिशन में भी ज्यादा गहराई में जाकर के बोरवेल्स किए गए। और यह डिपेंड करता है कि साइट की जियो केमिस्ट्री क्या है। गहराई में भी आर्सेनिक हो सकता है, गहरे भूजल क्षेत्र जैसे डीप एक्वीफर्स कहते हैं वहां भी आर्सेनिक हो सकता है। शैलो में तो इन सारे रीजन में जो मैंने रीजन आपको हाईलाइट किया वहां है आर्सेनिक। तो जियो केमिस्ट्री ड्रिवन आर्सेनिक है वहां। तो यह कह देना कि गहरे क्षेत्र में नहीं होगा गलत है, बट सामान्य तौर पे अभी गहरे क्षेत्र का, गहरे एक्वीफर्स का, डीप एक्वीफर्स का हमने दोहन नहीं किया है, इसीलिए रिलेटिवली पानी वहां से सेफ आप प्रोड्यूस करते हैं। और इस यही अवधारणा है कि जो डीप एक्वीफर्स है उससे पानी जो आ रही है वो अभी आर्सेनिक फ्री है। मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा आपको कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की जो रिपोर्ट आई है उसमें एक आशंका जो है ये भी है कि जो आर्सेनिक के हॉटस्पॉट्स बिहार में कम दिखाए गए हैं वो इसलिए भी उचित सा लग रहा है, जैसे कि जितने जल जीवन मिशन के गहरे बोरवेल सभी हुए हैं रिलेटिवली क्लीन वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जितने भी गहरे बोरवेल्स हैं उन्हीं की मैपिंग किया गया हो और उसके आधार पर हॉटस्पॉट्स को डिफाइन किया गया हो। और यही कारण है कि उसमें अगर आप बिहार के मानचित्र पे देखेंगे तो आपको 2-3 हॉटस्पॉट्स दिखते हैं, जो कि चंपारण, मोतिहारी और ये सब इन क्षेत्रों का है। रेस्ट एरिया को बताया गया है कि यह आर्सेनिक ऑलमोस्ट फ्री है या आर्सेनिक के हॉटस्पॉट्स नहीं है। तो सर, जो ये शैलो एक्वीफर मैनेजमेंट मॉडल आ रहा है 2.0 अंडर द अमृत 2.0, तो ये जैसे बिहार के कुछ क्षेत्रों में लागू हुआ है, पटना, नालंदा, तो इससे उसको मदद, बिहार में मदद मिलेगी आर्सेनिक की? जी हाँ, जरूर मिलेगी मदद। देखें, बिहार को पूरे भारत की देखिए या पूरे विश्व को देखिए तो रिलेटिवली बिहार अभी सेफ साइड में है ग्राउंड वाटर के कंटामिनेशन को अगर आप ध्यान में रखते हैं। आप यूपी देखें, हॉटस्पॉट्स बहुत ज्यादा है कंटामिनेटेड साइट्स। गुजरात देखें, हॉटस्पॉट्स बहुत ज्यादा है कंटामिनेटेड साइट्स की। पंजाब देखें, बहुत हॉटस्पॉट्स हैं कंटामिनेटेड साइट्स की। बिहार रिलेटिवली सेफ है। बिहार में हेवी मेटल्स की अभी समस्याएं उतनी नहीं हुई। बिहार में थोड़े बहुत आर्सेनिक की समस्या है, थोड़े बहुत क्षेत्र में फ्लोराइड की समस्या है जो जियोजेनिक है, एंथ्रोपोजेनिक समस्याएं कम है। तो ग्राउंड वाटर बिहार का अभी रिलेटिवली सेफ है, जहां से हम अपने ग्राउंड वाटर को क्लीन करने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि जब आप एक्वीफर की बात करते हैं, ग्राउंड वाटर की बात करते हैं, तो आपके स्टेक होल्डर्स के बीच में सेंसिटिविटी होनी चाहिए। यदि आप ग्राउंड वाटर की दोहन करना शुरू कर देंगे, यदि ग्राउंड वाटर में अननेसेसरी केमिकल्स को इंजेक्ट करना शुरू कर देंगे, तो जाहिर सी बात है वो कुछ ही दिनों में वैसी हालात हो जाएगी जैसे आज अन्य हॉटस्पॉट क्षेत्र के। कभी यूरेनियम आपको दिखेंगे, कभी आपको क्रोमियम दिखेंगे और हैवी मेटल्स दिखेंगे वहां के भूजल क्षेत्रों में। और फिर आपको वो ठीक करना चाहेंगे भी तो बहुत मुश्किल है, बहुत कॉस्टली अफेयर है। तो इसीलिए अभी अगर आप देखें कि शैलो एक्वीफर मैनेजमेंट प्लान जो अमृत 2.0 में लाया गया है, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर इम्प्लीमेंट कर रही है, या नालंदा में और पटना में कुछ प्रोजेक्ट्स अगर होते हैं तो ये प्रोजेक्ट बिहार को एक नई दिशा देगी कि आने वाले दिनों में हम रिचार्ज कैसे करें, बोरवेल्स कैसे इंस्टॉल करें, रिचार्ज करें तो किस पानी से रिचार्ज करें, हम पानी की गुणवत्ता पर कितना ध्यान दें, एक्वीफर्स के हेल्थ पे कैसा ध्यान दें, एक्वीफर्स को समझें, उनकी मैपिंग करें। तो ये सारे वर्क जो हम कह सकते हैं हमारे सामने कभी समस्या बनते आ जाएगी या आने वाली है या हमारे फ्रंट में खड़ी होने वाले, इसको हम पहले से समझ पाएंगे बिहार में। और फिर हम अगर इंटरवेंशन सही समय पर कर देते हैं तो फिर हमारी पानी भूजल जो है हमारा वो हमेशा के लिए काफी अच्छा रहेगा। और इस मामले में मैं अगेन कहूंगा कि बिहार को अभी ही आगे बढ़ के
अपने भूजल को बचाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो सर, जैसे बहुत सारे लोगों का बड़ा सवाल है कि सरकार और जो स्थानीय प्रशासन है उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है इसमें। तो देखिए, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स जो हैं, चाहे जिला प्रशासन हो, ग्राम पंचायत की एक शासन हो, या फिर आप कहें कि वहाँ के हमारे मेडिकल कम्युनिटी हो, या जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारे गांव घर है उनका हो, या फिर आप राज्य सरकार ले लें, पॉलिसी मेकर्स ले लें, प्रैक्टिशनर्स ले लें, एकेडमिशियंस ले लें, जो भी संस्थाएं हैं बिहार के अंदर, उन सबका सामूहिक एक दायित्व है। पहला दायित्व है कि इस बात को समझें कि बिहार में भूजल पे काम करने की जरूरत आ पड़ी है। अब हमें इसे इग्नोर नहीं करना है, हमें इस पे काम करना है। तो नंबर 1। नंबर 2, इन सारे स्टेक होल्डर्स में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स का काम है जिनको मैपिंग करके एक्विफर्स का क्या सिचुएशन है बिहार में, इसको समझें। इनके सभी एक्विफर्स की जो मैप्स हैं उन सारे स्टेक होल्डर्स में हमने डिस्ट्रिक्ट या जिलाधिकारी के पास उस जिले का एक्विफर का मैप नहीं होना चाहिए, या मान लीजिए पड़ोस के कोई जिलाधिकारी हैं तो उनको आसपास के जिला के एक्विफर्स मैप नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से एक मैपिंग का वर्क है जो सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स को डेवलप करने का। बहुत सारी प्रशासनिक व्यवस्था में भी देखेंगे कि गैप्स हैं। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा वर्क करना चाहते हैं बट उनके स्किल्स नहीं है, जिनके स्किल्स हैं उनके मोटिवेशंस नहीं है। तो हमें एक सीरीज ऑफ ऐसे कैपेसिटी बिल्ड करना होगा, ऐसे लोगों को ट्रेन करना होगा जो अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग करे। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल ये आपने हाईलाइट किया सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट में बिहार हॉट स्पॉट्स नहीं, बिहार आर्सेनिक नहीं दिखाई देती है। हो सकता है कि इसमें सैम्पलिंग एरर, आपने एक्विफर्स जहां से सैम्पलिंग करना है वो एक्विफर्स सही से टारगेट नहीं किया, ये सारी संभावनाएं हैं। तो ये कैसे, इन सब पर हम कैसे हम आएंगे? तो इसके लिए है कि हमें कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोसेस में जाना हो, फिर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो। जैसे कि मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी बताया था, हर एक गांव में पंचायत स्तर पे एकदम मिनिमम ग्राउंड वाटर क्वालिटी को मिनिमम मैप करने की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि वह आर्सेनिक की कंसंट्रेशन को कम से कम जो पेयजल के स्रोत हैं उन पे जाकर के मैप कर पाए। फिर उसे एक व्यवस्था होनी चाहिए कि उसे हम डिस्ट्रिक्ट डेटाबेस में और फिर डिस्ट्रिक्ट से स्टेट और स्टेट से नेशनल डेटाबेस में हम डालें। जनरली पीएचईडी के द्वारा ये सब किया जाता है, लेकिन आप देखें वो ज्यादातर वैसे जगह पे करते हैं जहां पे आपको ग्राउंड वाटर का पेयजल में प्रयोग हो रहा है, लेकिन ग्राउंड वाटर का प्रयोग अन्य क्षेत्र में भी हो रहा है, कृषि में हो रहा है, पंपिंग ज्यादा हो रहा है। इन सबको मॉनिटर करके इनकी डेटाबेस बनाने की ज्यादा जरूरत हो जाती है। फिर अब आते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर आपको एक लेवल से डेवलप करना पड़ेगा। अब जैसे किसी भी गांव में आप चले जाए, अगर वहां पे बहुत प्रयोग है तो क्या गांव के पास ऐसी व्यवस्था है कि वो वाटर टेबल को मैप कर पाए? अगर वाटर टेबल को अगर आप मैप नहीं कर पाते हैं तो आप नहीं बता पाएंगे सामने कि हमारा इस सीजन में वाटर टेबल कहाँ था और ड्राई सीजन में हमारा कहाँ गया। तो ये जो गैप है, ये गैप भरने की जरूरत है। फिर उस डेटाबेस के आधार पे पॉलिसीज की इंटरवेंशन की जरूरत है। पॉलिसीज भी खास करके मैं आपको बोलूंगा कि डिसेंट्रलाइज पॉलिसी सिस्टम की जरूरत है। अभी अगर आप समस्तीपुर क्षेत्र में हैं तो समस्तीपुर क्षेत्र का हाइड्रोजियोलॉजी और जियोकेमिस्ट्री या वहाँ का पर्यावरण, वहाँ का रहन सहन, खान पेय, वहाँ का ग्राउंड वाटर पंप करने का तरीका एकदम बहुत अलग है, नालंदा का एकदम बहुत अलग है। तो अगर आप देखेंगे कि नालंदा में भूजल की कोई समस्या है तो उसको डील करने का, उसको सुधारने का, उस पर काम करने का अप्रोच जो होगा रिलेटिवली डिफरेंट होगा देन समस्तीपुर जिले का। तो इसी तरह से एक व्यापक प्लान बनाने की वास्तविक जरूरत है और सभी स्टेक होल्डर्स आपस में मिलकर के इस पे काम करेंगे तो आगे काफी आगे। तो सर, आने वाले जो 10-15 साल हैं उसमें बिहार की भूजल गुणवत्ता कैसी दिख सकती है? मैं फिर से कहूंगा आपके सभी हमारे जो दर्शक हैं और जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं कि बिहार 2025 जब हम इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक तो बिहार की प्रगति बहुत तेज है। बिहार में अभी देखें नई सरकार भी बनी है, या सरकार की पूरी मोटिवेशन है कि हम इंडस्ट्री को लाएं, ज्यादा से ज्यादा चीजें बिहार में हो और आने वाले दिनों में भी बिहार बिहार प्रगति पे बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी और आगे भी बहुत तेजी से बढ़ने के रोड मैप तैयार है।
जब भी आप इस तरह की एक्टिविटी करेंगे, जब इंडस्ट्री लाएंगे, तो साथ साथ में आप वेस्ट मैनेजमेंट पर आपको ध्यान देना होगा। जैसे जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाएंगे, आपके साथ साथ में एक्विफर्स के हेल्थ पे ध्यान देना होगा। तो बिहार की अभी जो दशा है, उस दशा को ठीक करना, और भविष्य में ऐसी कोई भी समस्या न हो कि ज्यादा से ज्यादा हॉटस्पॉट बिहार में दिखे प्रदूषित क्षेत्रों का, उसके लिए आज से तय करना है। और हर एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए, हर एक विभागीय स्तर पे, हर एक क्षेत्र में ग्राउंड वाटर डेडिकेटेड कमिटीज होना चाहिए, ग्राउंड वाटर डेडिकेटेड पॉलिसीज होना चाहिए, ग्राउंड वाटर डेडिकेटेड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स होना चाहिए, ग्राउंड वाटर डेडिकेटेड ऑफिसर्स होने चाहिए, ग्राउंड वाटर के प्रति समर्पित एक व्यवस्था होनी चाहिए। अन्यथा होगा ये कि हमारे ये सारे रिसोर्सेज जो है धीरे धीरे कंटामिनेट होते चले जाएंगे। और ज्यादातर लोगों को लगता है कि कंटामिनेशन अगर 2025 में हो रहा है कहीं, तो उसका प्रभाव आपको 2050 में दिखेगा, आपको उसका प्रभाव 20 साल बाद दिखेगा। तो इसीलिए आज यदि हम इस पे अंकुश न लगाएं, आज इस पे प्रश्न चिन्ह न लगाएं, तो आने वाले 20-25 साल में ठीक वैसा ही होगा जैसा आज सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की अगर रिपोर्ट को देखें, तो जो कर्नाटका का मैप में हॉट स्पॉट्स है, जो गुजरात के मैप में हॉट स्पॉट्स दिखाए गए, ठीक वैसा ही हॉट स्पॉट्स हमारे आने वाले जनरेशन बिहार को फ्यूचर में देखेंगे। तो सर, मैं सभी मेरे जो दर्शक हैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर, जैसे आपने बताया कि जो गंगा का जो बेल्ट है उसमें बहुत ज्यादा आर्सेनिक पाया जाता है, तो बिहार में और सारी नदियां हैं, तो उसके बेल्ट में भी आर्सेनिक पाया जाता है, जैसे कोसी हो गई। हाँ, ये बहुत बढ़िया का प्रश्न है। और खास करके अगर आप CGWB का एग्जाम डेटा देखें तो ऐसा तो कोई हॉट स्पॉट नहीं दिखेगा। आप कोसी का जो भी क्षेत्र है, चाहे सुपौल का क्षेत्र हो, मधुबनी का क्षेत्र हो, दरभंगा का क्षेत्र हो, तो आप इस तरह के हॉट स्पॉट्स नहीं देखेंगे। लेकिन यदि आप रिसर्चर्स का डेटा देखें, लोकल अथॉरिटी का डेटा देखें, तो आप देखेंगे कि ऐसे क्षेत्र में भी नाइट्रेट की समस्या है, ऐसे क्षेत्र में भी खास करके कोसी, दरभंगा और मधुबनी के क्षेत्र में नाइट्रेट का समस्या है, आर्सेनिक की समस्या है और आयरन की समस्या है। वो उसी तरह अगर आप फाल्गु नदी को देख लें, गया का क्षेत्र देख लें, या आप सोन, पुनपुन, ये सारी नदी को देख लें, तो ऐसे क्षेत्र में कुछ जगह है जहाँ पे क्लोराइड की समस्या भी हाईलाइट हुई है। तो ये कह देना कि कोई भी क्षेत्र व्यापक रूप से प्रभावित नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, और ये कह दें कि व्यापक रूप से प्रभावित है, ये भी गलत हो जाएगा। तो सब डिस्क्रीट फॉर्म में कंटामिनेशन है, लेकिन मुख्य रूप से बोले कि मेन स्ट्रीम ऑफ कंटामिनेशन जो है वो गंगा के हाइड्रोलॉजिकल यूनिट वाले क्षेत्र में है, और वो आर्सेनिक से ज्यादातर क्षेत्र प्रभावित है, आयरन से ज्यादा क्षेत्र प्रभावित है, नाइट्रेट से ज्यादा क्षेत्र प्रभावित है। और कोई प्रश्न दर्शकों में? तो सर, अंत में मेरा एक सवाल है कि आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को एक आपका मुख्य संदेश जो देना चाहेंगे। मैं आपके माध्यम से मैं ये कहूंगा कि यह समय आ गया है, हमें अपने सूझबूझ के साथ, हमें अपने विवेक के साथ ऐसी समस्याओं पे बातचीत करनी का। जब आप अपने ग्राम पंचायत में प्रदूषण जैसे विषय पर, ग्राउंड वाटर की गुणवत्ता कैसी है उस विषय पर बात करेंगे, तो यह तय है कि आने वाले साल, 2 साल, 5 साल में आपके क्षेत्र में ऐसे उद्योग लगाए गए तो उनके प्रदूषक जमीन के अंदर ना जाएं, इस पर भी बातचीत शुरू हो जाएगी। यह तय है कि हमारे जैसे लोग जो जिनका एक्सपर्टाइजेशन है, जो हम बहुत सारे क्षेत्र को ठीक कर सकते हैं, वो लोग आप तक पहुंच करके आपको मदद करेंगे। यह तय है कि बहुत सारे जो मीडिया के बंधु हैं वो आप तक पहुंच करके आपके स्टोरी को कवर करेंगे। जैसे कि मैं अभी बहुत बधाई देता हूं, न्यूज इंच करके एक मीडिया चैनल है, उन्होंने रोहतास जिले में फ्लोराइड की समस्या को बहुत अच्छे व्यापक ढंग से कवर किया है। तो इसी तरह से कोई ना कोई आपको मदद करने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन शुरुआत आपके घर से होनी चाहिए, शुरुआत आपसे होनी चाहिए। आपको लगता है कि आपके ग्लास का पानी में कोई स्मेल है, कोई टेस्ट अच्छा नहीं है, उसका कलर सही नहीं है, आप इस बात को अपनी ग्राम पंचायत में बात करें।
ग्राम पंचायत से वह नजदीक के जो अधिकारी हैं, चाहे ब्लॉक डेवलपमेंटल ऑफिसर हो या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हो, उनके पास ये पहुंचेगी। जो आपको भूजल से मिलने वाला पेयजल है, क्योंकि मुख्यतः पेयजल भूजल से मिल रहा है, उस पे बहुत ज्यादा काम हो सकेगा। और आपको पेयजल, सुरक्षित पेयजल की जो गारंटी है, जो हमारा संविधान हमें या हमें पावर देती है या हमें हमारा राइट देती है, वह आपको उपलब्ध होगा। साथ ही साथ मैं और एक बात कहना चाहूंगा कि अंधाधुंध जो ये चाइनीज पंप्स लगा करके आप ग्राउंड वाटर पंप कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट कम है, बहुत जगह सब्सिडी भी मिल रही है, और वो ग्राउंड वाटर जो पंप कर रहे हैं और ये लग रहा है कि हम सिंचाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और यह मुफ्त की रिसोर्स है, जितना मन उतना यूज कर लीजिए। इरिगेशन में फ्लडेड इरिगेशन कर रहे हैं, यह बहुत खतरनाक होने वाला है। आप जितना कम से कम इरिगेशन में यूज कर सकते हैं ग्राउंड वाटर को, वो करना चाहिए। और उसके लिए विकल्प के रूप में वर्षा जल को संरक्षित करना चाहिए। सतह के जल जैसे तालाब हो गए, नदी हो गए, यहाँ के जल को ला करके नहरों के माध्यम से या पाइपलाइंस के माध्यम से सिंचाई के लिए प्रयोग करना चाहिए। भूजल को जितना कम प्रयोग करेंगे, जितना कम टच करेंगे, जितना कम उस पर निगाह रखेंगे, उतना ज्यादा आने वाले समय में सुरक्षित रहेंगे। ये समझने की जरूरत है। तीसरी जो मुख्य बात मैं कहना चाहूंगा कि आपके आसपास में, क्योंकि देखिए अभी सरकार बहुत सारी चीजों को ठेकेदारी प्रथा से काम करती है। ठेकेदारों को दे दिया गया कि तालाब को ठीक कीजिए, नदी को ठीक कीजिए। वो ठेकेदार को उतनी प्रॉफिट के केस के कारण क्या हुआ कि उनको उतनी ध्यान नहीं रही कि आपके स्वास्थ्य में कल क्या प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने जेसीबी लेके गए और पूरा तालाब खोद दिया, पूरा नदी खोद दिया, पूरा एक्विफर को पिलर डाल दिया, एक्विफर डैमेज कर दिया। और उन सारी गंदगी की जो चीजें हैं वहां पे, जो पहले से थी, सलज हो गया जैसे या सीवेज हो गया, इन सबको ले जाके आपके खेतों में, नहरों में अलग कहीं छोड़ दिया। अगर ऐसी कोई घटना आप देख रहे हैं तो आप तुरंत कार्रवाई कीजिए। आप अपने नजदीक के अधिकारियों को, पुलिस को, सबको बताइए। और इस चीज को एक कहते हैं कि समुदाय के स्तर पर, कम्युनिटी के लेवल पर आप इसको बहुत ही जोरदार प्रयास कीजिए कि ऐसी घटना ना हो। नहीं तो क्या होगा कि ये जो सलज है, फॉर एग्जाम्पल एक तालाब है, उसमें कोई जेसीबी लेके आया और तालाब को खोदा, फिर जो गंदगी तालाब से निकली, जो सलज निकली, उसमें सालों से इकट्ठा हुआ कंटामिनेशन है, उसमें न्यूट्रिएंट है, फार्मास्यूटिकल कंपाउंड है, हैवी मेटल्स है। ये सारी चीजें आपके खेत में ले जाके छोड़ेंगे और खेत में वो धीरे धीरे बारिश के पानी के साथ घुल के फिर से जमीन के अंदर भूजल में चले जाएंगे। और कुछ दिनों के बाद आपको पता चला कि आपके गिलास में जो पानी है उसमें हैवी मेटल आ गया, कैडमियम आ गया, लेड आ गया, तो आप प्रभावित हो जाएंगे। तो ऐसे ठेकेदारी व्यवस्था, ऐसे लोग जो आपके रिसोर्स के खनन में उनके साथ गलत तरीके से उसको कहें कि गलत प्रैक्टिसेस को यूज करके आपको अन्य क्षेत्रों को गंदगी फैलाने में लगे हुए हैं। और एक और चीज मैं इसमें एक और चीज करता हूँ, बिहार के प्रोजेक्ट्स में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि जितना सेफ्टी टैंक बना है, तो अभी बहुत सारे मोटर व्हीकल पे, मैंने ट्रक पे बहुत बड़ा सेटअप बन गया है, जहां से क्या होता है, सेफ्टी टैंक खाली करते हैं और ले जाकर के नदी में, तालाब में या चौड़ क्षेत्र में छोड़ देते। वो सीवेज में बहुत ज्यादा पैथोजेंस है, उस सीवेज में बहुत फार्मास्यूटिकल कंपाउंड है, उसमें हैवी मेटल्स है। वो जब आपके पानी में छोड़े जाएंगे तो वो धीरे धीरे ग्राउंड वाटर में भी जाएंगे और धीरे धीरे आपका पूरा वातावरण जो है वो पैथोजेनिक हो जाएगा। आप पानी लेंगे, आपको आपका पूरा का पूरा हेल्थ बिगड़ जाएगा। अभी के समय में कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं हो जाता है केस की डायरिया हो गया, पूरा मोहल्ला समाप्त हो गया, ऐसा केस नहीं होगा, क्योंकि एंटीबायोटिक्स हैं, मेडिसिन हैं, आप खा करके एकदम तंदुरुस्त रहेंगे। लेकिन आप सोचिए कि आपके स्वास्थ्य पे, आपके कम्युनिटी पे कितना बड़ा प्रभाव आने वाले समय में बहुत समय। तो ये 3 चीजें मैं आज के पॉडकास्ट पे निवेदन करूंगा अपने सभी व्यूअर को कि सबसे पहले कोई भी समस्या ग्राउंड वाटर में, भूजल में दिखे, आप उसे जरूर चिन्हित करें, सूचित करें, आसपास के जो अधिकारी हैं उसे बताएं। दूसरा कि आप कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां पे आपको लग रहा है कि आप सहयोग कर सकते हैं, पंपिंग को कम करके
आप कहीं पे कोई हमारे साथ जैसे वैज्ञानिक जाते हैं, अगर उनको सहयोग कर सकते हैं आपके असेसमेंट में, कोई अधिकारी आते हैं उनको आप हेल्प कर सकते हैं इन सब चीजों को मैपिंग करने में, जरूर करें। तीसरा, कि अगर कोई प्रैक्टिस आप देख रहे हैं कि गलत हो रहा है तो उस प्रैक्टिस पर जरूर आप एक्शन लें, और उस प्रैक्टिस पे आप बहुत ही मैं अभी एक उदाहरण बताता हूं। मैं गुजरात में था, एक कम्युनिटी थी और उसके फैक्ट्री के 2 ट्रक, मेरे सामने 2 ट्रक जो कचरा था वो ला करके नदी के किनारे ही गिरा रहे। संयोग से उस दिन मैं वहीं पे कम्युनिटी में बातचीत कर रहा था। इमीडिएटली किसी के कुछ कहने के बिना 10-5 लोग वहां इकट्ठा हो गए और उस ट्रक वालों को पकड़ लिए, फिर उनको पुलिस को बुलाए और फिर उनको बताया, और फिर जितना कचरा उन्होंने गिराया था सबको फिर से समेट के ट्रक में डाल करके उनको लैंडफिल साइट पर भिजवाया। क्योंकि ये कुछ जो ठेकेदार हैं, कुछ ऐसे जो लोग हैं, ये क्या करते हैं, छुप छुपा करके ऐसे वेस्ट मटेरियल डंप कर देते हैं, इलीगल, हाँ, अनाथ में कर देते हैं। आपके यहाँ नालों में छोड़ देंगे, तो तालाबों में छोड़ देंगे, तालाब को खोद देंगे और उन सारे स्लज को लेकर आपके खेत में आपको डाल देंगे कि आपका खेत का उर्वरता बढ़ेगा। ये सब कथित एक ठगने की व्यवस्था। आने वाले दिनों में वही की ग्राउंड वाटर खराब हो जाता है। आजकल जो ये रोड बनती है उसमें प्लास्टिक को यूज किया जा रहा है, ये वेस्ट मटेरियल्स को यूज किया, ऐसी चीजें आप देखें तो उस पर आप जरूर एक्शन लें। यही मेरा निवेदन है आज के। तो दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट में बिहार में आर्सेनिक की सच्चाई और CGWB की रिपोर्ट के बारे में चर्चा की हमने। तो मैं डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता सर का बेहद आभारी हूँ, जिन्होंने बहुत ही सरल तरीके से बड़ी बातें समझाई है। तो क्योंकि आर्सेनिक की समस्या कोई वैज्ञानिक मुद्दा नहीं है, ये बच्चों की भविष्य से जुड़ा सवाल है। तो हमारी एक छोटी सी जागरूकता अगले आने वाले पूरे समुदाय में जिंदगी बदल सकती है। तो धन्यवाद।